गुड इवनिंग ऑल डियर फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। देखिए, आज हम हमारे चैनल पर पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, इस मंजिल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहले मैं आपको दो तीन चीज़ों पर आश्वस्त कर दूं, दो तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में। देखिए, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। पाठ्यक्रम को कंप्लीट समझने के बाद तब जाके हम कहीं ना कहीं टॉपिक पर बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, इस यात्रा का मंजिल तक पहुंचने का जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता होता है वो सिलेबस से होकर गुजरता है। जब तक हमें किसी भी चीज़ का सिलेबस अच्छे से याद नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद नहीं है, तब तक हम उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। अब यहाँ सिलेबस से मतलब जो कि हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात करेंगे, राजस्थान के भूगोल को समझेंगे। तो देखिए, राजस्थान का भूगोल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन है। केवल एक दो टॉपिक्स को हम छोड़ दें, एक दो टॉपिक्स ऊपर नीचे होते हैं, अप डाउन होते हैं, उसके अलावा लगभग पूरा राजस्थान का भूगोल सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम सेंटर का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ अलग बात है कि वहाँ में राजस्थान ज्योग्राफी उस तरीके से नहीं पूछी जाएगी जिस तरीके से हमसे यहाँ राजस्थान के एग्जाम्स में पूछी जा रही है। वहाँ हमसे राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में जो प्रश्न किए जाएंगे वो उसी तरीके से किए जाएंगे जिस तरीके से सेंटर ज्योग्राफी जो है हमारी, इंडियन ज्योग्राफी जो है हमारी, उस ज्योग्राफी के साथ में जो हम पढ़ेंगे उसी के साथ किए जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करा दूं कि जहाँ कहीं भी हम राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जिस जगह से भी पढ़ेंगे, उन सभी तरीकों को बहुत बेहतर तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं और अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझने वाले हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं कि जब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अपने दिमाग में एक यही बात रहती है कि मैं इस चैनल पर विजिट करूं या नहीं करूं, ये मेरे काम का है या नहीं है, ये टॉपिक मेरे काम का है या नहीं है। तो दो तीन चीज़ें जो आपको हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेंगी, उन चीज़ों के डाउट्स मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि वो चीज़ें बार बार आपको परेशान ना करें। उन चीज़ों के लिए मैं आपको आश्वस्त करा देता हूँ कि जो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। देखिए, एग्जाम कोई भी रहे, राजस्थान का भूगोल वही रहेगा, बस उसकी लैंग्वेज का, उसके प्रश्नों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। देखिए, डाटा वाले टॉपिक्स हैं, कहीं डाटा है तो उसमें तो वो क्या स्टैंडर्ड चेंज करेगा, पर कहीं जहां हमें बेसिक पॉइंट समझने होते हैं, कहीं ज्योग्राफी के कंसेप्ट की बात करनी होती है, तो वो चीज़ों को घुमा के हमसे पूछता है। और घुमा के पूछने से मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि वो अपनी लैंग्वेज को चेंज कर देता है। जब हम किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा, जैसे कि हम राजस्थान पुलिस की बात करें या फिर हम किसी अन्य एग्जाम की बात करें, तो वहाँ एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो आपके RAS प्री की तुलना में और आपके जो SI जो है, सब इंस्पेक्टर जो है, उसकी तुलना में थोड़ा सा कम रहेगा। पर वर्तमान युग में तो ये कहना भी एक तरीके से अनुचित सा प्रतीत होता है, क्योंकि वर्तमान युग में सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अच्छे तरीके से चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो एक चीज़ तो पहले ये कि हम जो भी ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और उसको हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या सर क्लासेज रेगुलर रहेंगी? तो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, मैं और मेरी टीम पूरी पूरी कोशिश करेगी कि हम आपके साथ लगातार इस यात्रा में जुड़े रहें। तीसरा पॉइंट ये आता है कि सर क्या हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे? तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, जैसे कि आपके RAS प्री का एग्ज़ाम है, राजस्थान SI की वैकेंसी आने वाली है, ASI की वैकेंसी आने वाली है, तो ये जो मेनली दो तीन एग्ज़ाम जो हैं, उसके अलावा आपके LDC की वैकेंसी भी आने वाली है, टीचर्स की वैकेंसी भी आने वाली है। तो जिस तरीके से लास्ट ईयर हुआ था उसी तरीके से अब, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, गवर्नमेंट जाते समय घोषणाएं करेगी और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि हम अब किस चीज़ की तैयारी करें। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम पहले से ही चीज़ों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, पहले से ही चीज़ों के लिए लगातार लगे रहते हैं अपने काम में, तो हमें आगे जाके मुश्किल नहीं आती है। तो हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर एग्जाम में कॉमन होते हैं, जैसे कि राजस्थान कल्चर हिस्ट्री है, करंट है, राजस्थान ज्योग्राफी है, ये ऐसे पार्ट हैं लगभग कॉमन रहते हैं।
तो हम पहले यही फोकस करेंगे कि हम राजस्थान ज्योग्राफी को उस तरीके से कवर कर लें कि हम किसी भी एग्जाम को दें तो राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न हमारे गलत नहीं हो। इस चीज़ पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो आएगा भी, वाजिब बात है, वो आपके दिमाग में ये पॉइंट होगा कि सर जिस तरीके से हम ऑफलाइन में चीज़ों को समझ रहे थे, जिस तरीके से हम चीज़ों को ऑफलाइन में कंप्लीट कर रहे थे, क्या उतने ही बेहतर तरीके से और क्या उतने ही डिटेल में चीज़ों को हम यहाँ जानेंगे? तो नो डाउट हो सकता है कि हम उससे ज़्यादा यहाँ पढ़ें पर कम पढ़ने का मसला पैदा नहीं होगा, क्योंकि कई बार वहाँ समय की बाध्यताएं हो सकती हैं पर यहाँ हमारे पास इस प्रकार की बाध्यताएं नहीं होंगी। ऐसा भी नहीं है कि आपको इस प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जाएं जिनसे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं हो। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करें। तो इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, बिल्कुल अपने ऊपर यकीन रखिए और हमारे ऊपर विश्वास रखिए कि हम जिस तरीके से चीज़ों को ऑफलाइन क्लासेज में कवर करा रहे थे उसी तरीके से चीज़ों को इस ऑनलाइन मोड पर हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और इसी उम्मीद के साथ मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकताएं लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि आज पहला वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं इस सेशन में। आपके पीछे जो लिखा हुआ है, अगर खुशियाँ नहीं तुमसे तो गम भी नहीं तुमसे, अगर तुम नहीं हमसे तो हम भी नहीं तुमसे, अगर खुशियाँ नहीं तुमसे तो गम भी नहीं तुमसे, अगर तुम नहीं हमसे तो हम भी नहीं तुमसे, अपने हुनर से अपनी पहचान बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं तुमसे तो कम भी नहीं तुमसे। देखिए दोस्तों, ये हकीकत बात है, क्योंकि ये जीवन हमारी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें बहुत मुश्किलों से गुजरना होता है और हमें जाने अनजाने में ऐसी चीज़ों से मुकाबला होता है जो हमने कभी कई बार सोचा नहीं होता है। पर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, इन सारे पड़ावों से आगे बढ़ते हुए हमें आखिर मंजिल तक पहुंचना ही होता है। और मंजिल तक ये एक ऐसी यात्रा है जीवन की, जिस यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, ये जीवन की जो यात्रा है ये प्रतियोगी परीक्षा वाली यात्रा है। या एक तो अपने ऊपर आपको धैर्य रखना होगा, एक तो अपने ऊपर आपको पेशेंस रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और एक अपनी मेहनत को रेगुलर रखना होगा। अगर ये काम हम कर पाएंगे तो मंजिल हमारे पास होगी, एक दिन हम मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इस मंजिल में कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको खुद को ही बैठना है। तो आपको जो अपना हुनर साबित करना है वो खुद आपको ही करना है, चाहे आप कम हैं या ज़्यादा हैं। तो अब वो बारी आपकी है कि आप अपने आप को कितना साबित कर पाते हैं, कितना जस्टिफाई कर पाते हैं खुद को, कितना चीज़ों को बेहतर तरीके से बता पाते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि हो चुका है जंग का ऐलान, मिलकर करेंगे मंजिल पर राज, हो चुका है जंग का ऐलान, मिलकर करेंगे मंजिल पर राज, क्योंकि हम सभी जानते हैं अब वैकेंसियां जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, पिछले दिनों से जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की घोषणा हुई, उसके बाद आरएएस के लिए वैकेंसी आई है, तो उसी तरीके से अन्य वैकेंसी अनाउंस की जाएंगी, क्योंकि चुनावी माहौल है। तो हम सभी देख रहे हैं कि इस जंग को हमें मिलकर लड़ना है और मंजिल तक पहुंचना है। और ये एक ऐसी जंग है जिसमें हमें पूरी ईमानदारी के साथ जुटना है। अगर हम थोड़ी भी बेईमानी करेंगे तो अपनी मंजिल से पीछे रह जाएंगे। तो देखिए, हम आज राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम को समझेंगे कि कहाँ से किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं। एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि लगभग पाठ्यक्रम सारे राजस्थान के एग्जाम्स में समान रहता है। कुछ एक चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं जिनको हम देख लेंगे, अदरवाइज हम सिलेबस को उस तरीके से पढ़ेंगे कि हम कोई सा भी एग्जाम दें, कम से कम राजस्थान ज्योग्राफी का हमारा कोई प्रश्न गलत ना हो। तो उम्मीद करता हूं मैं, इसलिए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। भाई देखिए, पाठ्यक्रम में आपका राजस्थान ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक जो होता है वो होता है राजस्थान का स्थिति व विस्तार, यानी कि राजस्थान का लोकेशन एंड एक्सटेंशन। आपका पहला टॉपिक जो होता है वो पहला टॉपिक होता है राजस्थान का स्थिति व विस्तार, यानी कि राजस्थान का लोकेशन एंड एक्सटेंशन। अब देखिए, इस टॉपिक में हमें समझना क्या होता है। इस टॉपिक में हम एक तो ये बात करेंगे कि राजस्थान का स्थिति, और स्थिति को हम दो तरीके से देखेंगे, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। उसके अलावा हम सबसे पहले स्थिति से भी पहले अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के नामकरण की करेंगे कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा। उसके बाद हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे, राजस्थान की आकृति की बात करेंगे, राजस्थान के लॉन्गिट्यूडनल जो मान है उसकी बात करेंगे,
लैटिट्यूडनल जो मान है उसकी बात करेंगे, यानी कि अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान दोनों की बात हम करेंगे यहाँ। उसके बाद राजस्थान के एरिया को हम विश्व के संदर्भ में कंपैरिजन करेंगे और विश्व के कुछ एक महत्वपूर्ण देशों से हम उसकी तुलना करेंगे कि राजस्थान कौन से देश से बड़ा है और लगभग कितना बड़ा है। इन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। उसके साथ साथ हम राजस्थान के जिलों की विशेष आकृति भी देखेंगे, क्योंकि पिछला जो चलन रहा है एग्जामों का 2015 और 16 के बाद लगभग इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम्स में आए हैं कि राजस्थान के जिलों की विशेष आकृति पूछी गई है। देखिए, जिलों की विशेष आकृति के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि लगभग होती हैं चीज़ें ऐसा कि हम कहेंगे कि भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान है, राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। तो किसी जिले को आप देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि वास्तव में ऐसा है, पर कई बार किसी जिले को देखने के बाद आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि वास्तव में ऐसी आकृति इसकी है, पर हम उस चीज़ को ट्रेडिशनल रूप में पढ़ते आ रहे हैं, तो हम उस चीज़ को वर्तमान में भी पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम एक जिले की बात करें, जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले की जो आकृति दी गई है मयूराकार, वो उसके उस दुर्ग के कारण दी गई है। और अगर फाइनली हम उसको देखें, अगर गौर से उस नक्शे पर हम देखें, मैप पर देखें, तो हमें कहीं ऐसा लगता नहीं है, पर वो चीज़ें ट्रेडिशनल रूप में चली आ रही हैं, पारंपरिक रूप में चली आ रही हैं, तो हम उन चीज़ों को उसी तरीके से समझ रहे हैं। देखिए, कई बार इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आए हैं जिलों की आकृति से लेके। ये तो भला करे भगवान का कि बहुत ज़्यादा जिले हमें उस तरीके से नहीं पढ़ने, लगभग 14-15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेन जो हमें देखने हैं जिलों के रूप में, और उनकी आकृति हमें समझनी है। उसके बाद हम राजस्थान की सीमा को पढ़ेंगे, और राजस्थान की सीमा जो यहाँ केवल हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान के पास जलीय सीमा खुद की नहीं है। हाँ, राजस्थान के पास जलीय सीमा जरूर है क्योंकि गुजरात के पास, पर राजस्थान के पास यानी कि खुद के पास नहीं है, खुद की कोई जलीय सीमा नहीं है। उसके पास में एक राज्य लगता है गुजरात, उसकी जलीय सीमा है। तो हम राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करेंगे, और स्थलीय सीमा को हम दो फॉर्मेट में देखेंगे। एक तो हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रूप में, और एक बात करेंगे अंतर्राज्यीय रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा लगेगा, और एक किसी स्टेट से जो हमारा बॉर्डर लगेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पाठ्यक्रम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये टॉपिक्स तो हमें ऑलरेडी पता रहता है, पर अगर आपसे कहा जाए कि इन सारे टॉपिक्स के नाम गिनाइए, तो कुछ एक स्टूडेंट को छोड़ के वो सारे टॉपिक्स के कंटिन्यू नाम भी नहीं गिना पाएंगे। ये बहुत जेन्युइन बात है, ये बिल्कुल वास्तविक बात है, ईमानदारी वाली बात है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप केवल ऐसा पढ़ते हैं कि राजस्थान का भूगोल, और आप ऐसा सोचते हैं वही तो है कि अब तंत्र दे रखा है, जलवायु दे रखी है, भौतिक प्रदेश दे रखे हैं, और हो गई आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी। पर उस तरीके से हमें चीज़ों को नहीं पढ़ना है। यहाँ सिलेबस से मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझना, और सिलेबस का मतलब होता है कि पिछले आए हुए एग्जाम्स के प्रश्नों का विश्लेषण करना कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए और किस तरीके से प्रश्न पूछे गए। ये चीज़ें हमें यहाँ कवर करनी है। देखिए, कई बार कई स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ते खूब अच्छे तरीके से हैं, उनकी सिटिंग पावर भी अच्छी होती है, पर रिजल्ट कई बार उस तरीके से बेहतर फॉर्मेट में नहीं आ पाता है, बेहतर रूप में नहीं आ पाता है। उसका अंतर क्या होता है? उसका अंतर यही होता है कि वो चीज़ों को बस केवल एक तरीके से समझ नहीं रहे हैं बेहतर तरीके से, पिछले वर्षों के पेपर का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को एक तरीके से रट रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ चीज़ों को रटना नहीं होगा, क्योंकि ज्योग्राफी तो अपने आप में एक मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत आनंददायक सब्जेक्ट है, जिसको रटने की तो कोई आवश्यकता वास्तविकता में है भी नहीं। क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। हम इसको यहाँ बेसिक को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट को समझेंगे, और फिर कहीं जाके तब जाके हम प्रश्नों पर पहुँचेंगे। अगला टॉपिक है आपका राजस्थान की उत्पत्ति। तो देखिए, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन दोनों को यहाँ कंबाइन करते हुए हम पढ़ेंगे, और हम यहाँ ये देखेंगे कि किस तरीके से राजस्थान का निर्माण हुआ। थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको कहते थे, जिस कॉन्टिनेंट को हम कह रहे थे पेंजिया कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट को हम कह रहे थे पेंजिया कॉन्टिनेंट, यानी कि पेंजिया महाद्वीप। एक सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि एक बृहद महाद्वीप था, जिसको हम नाम दे रहे थे पेंजिया, और पेंजिया के चारों ओर जल था, जिसको हम नाम दे रहे थे पेंथलासा महासागर। और आगे जाकर इस पेंजिया महाद्वीप में विघटन होता है, और ये पेंजिया महाद्वीप दो भागों में टूट जाता है, और इसके बीच का जो एरिया बनता है, जिसको कहते हैं भूसन्नति, यानी कि एक उथला और छिछला सागर, जिसको नाम दिया जाता है तैथिस सागर। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि किस तरीके से पेंजिया महाद्वीप दो भागों में टूट गया, और इसके टूटने के उपरांत इसका जो ये बीच वाला भाग बचा,
इस बीच वाले भाग को नाम दिया गया टेथिस सागर। तो ये पेंजियम महाद्वीप था जो कि दो भागों में टूटा, अंगारा और गोंडवाना। इसके बीच में जो भूसन्नति बनी उसको नाम दिया गया टेथिस सागर, और इसके चारों ओर था पैंथालासा महासागर। आगे जाकर किस तरीके से गोंडवाना से भारत का निर्माण हुआ, टेथिस सागर से भारत का निर्माण हुआ, और फिर भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों से राजस्थान की उत्पत्ति हुई, राजस्थान के भौतिक प्रदेश बने। तो राजस्थान की उत्पत्ति को समझने के बाद फिर हम समझेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश को। यहाँ राजस्थान के हम चारों भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे और एक एक भौतिक प्रदेश को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, चाहे वो राजस्थान का थार का मरुस्थल हो, चाहे वो पूर्वी मैदानी प्रदेश हो, चाहे अरावली हो, चाहे आपका हाड़ौती प्रदेश हो। चारों भौतिक प्रदेशों को हम बहुत विस्तार से देखेंगे और आए हुए प्रश्नों को भी हम साथ में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई अगला जो टॉपिक है आपका राजस्थान के विभिन्न स्थानों के प्रचलित नाम व स्थिति। तो आपने देखा होगा राजस्थान के कई सारे स्थान हैं, जैसे कि किसी स्थान को हम देखेंगे कि भाई राजस्थान की अगर हम बात करें तो कुछ एक स्थान है, जैसे कि इस वाले एरिया को हम कह रहे हैं कि शेखावाटी, जो कि सीकर चूरू झुंझुनू वाला है। तो हम कह रहे हैं राजस्थान के कुछ स्थान है जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे किसी को हम शेखावाटी कहते हैं, किसी को हम हाड़ौती प्रदेश कह देते हैं, किसी को हम बांगड़ प्रदेश कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नाम दिए गए हैं, जो ट्रेडिशनल रूप में जो नाम चले आ रहे हैं, उनको हम देखेंगे और वर्तमान में उनकी पोजीशन कहाँ पे है उनको भी हम जानेंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हम प्रत्येक भौतिक प्रदेश की, यानी कि राजस्थान की तो जलवायु जानेंगे ही, साथ ही साथ में हम प्रत्येक भौतिक प्रदेश की जलवायु को भी उसके साथ सम्मिलित करते हुए पढ़ेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अगले टॉपिक में राजस्थान की जलवायु को जानेंगे। अब जलवायु से मतलब होता है कि यहाँ हम उसके बेसिक पॉइंट की राजस्थान में कितनी वर्षा हो रही है, किस प्रकार का टेम्परेचर रहता है, और यहाँ हम राजस्थान की जलवायु की चर्चा हम करेंगे। और राजस्थान की जलवायु को हम दो प्रकार से देखेंगे। एक तो हम उसका जो प्रादेशिक वर्गीकरण जो है, रीजनल अप्रोच जो है, उसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ में हम उसका एक व्यक्तिगत वर्गीकरण भी देखेंगे, जैसे कि कोपेन का है, टिबार्ता का है। इस प्रकार से हम उसका व्यक्तिगत वर्गीकरण भी देखेंगे और राजस्थान की सारी ऋतुओं को हम पढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे वो शरद ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो। ठीक है, तो सारी ऋतुओं का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे और हम इसी टॉपिक में ये जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं, वर्षा किस तरीके से होती है, ओलावृष्टि कैसे होती है, मौसम में और जलवायु में क्या फर्क है। ठीक है, ऋतु में और मौसम में क्या फर्क है, ऋतु किस तरीके से बन रही है, जलवायु किस तरीके से विभाजित की जा रही है, जलवायु को किस आधार पर बांटा जा रहा है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि भाई मौसम किस तरीके से बन रहा है, इन चीज़ों को बनाने में किस चीज़ का योगदान है। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे जलवायु वाले टॉपिक में। तो ये जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं, मैं इनको बेसिक ज्योग्राफी के टॉपिक कह सकता हूँ, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जो हम देख रहे हैं अगला टॉपिक है आपका अपुभा तंत्र। इस टॉपिक में हम अपुभा तंत्र वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम अपुभा तंत्र में दो तीन चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। एक तो हम नदियों की बात करेंगे और नदियों के बाद हम जो बात करेंगे एक झीलों की बात करेंगे और एक जल संरक्षण की विधियों की बात करेंगे। देखिए ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, नदी क्या है, सहायक नदी क्या है, मुख्य नदी क्या है, वितरिका क्या है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ विस्तार से समझेंगे। ठीक, उसके बाद हम ये समझेंगे कि राजस्थान की नदियाँ कौन कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं, कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी लंबी नदी है, ये कौन कौन से इस नदी पर बांध बने हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे झीलों की। तो झीलों को हम बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे कि झीलों को निर्माण की दृष्टि से हम देखेंगे। झीलों का निर्माण हम देखेंगे दो तरीके से होता है भाई, प्राकृतिक रूप में और कृत्रिम रूप में। कुछ झीलें तो ऐसी होती हैं जो प्रकृति की क्रियाओं के द्वारा खुद बनी है और कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो मानव के द्वारा निर्मित की गई है। उसके बाद हम झीलों को लवणीयता, सैलिनिटी के आधार पर देखेंगे, लवणीयता के आधार पर बात करेंगे झीलों की। और लवणीयता के आधार पर जब हम झीलों की बात करेंगे तो दो प्रकार से झीलों को पढ़ेंगे मुख्य रूप से। एक तो पहले निर्माण की बात करें तो एक तो प्राकृतिक झील और एक कृत्रिम झील। उसके अलावा लवणीयता के आधार पर बात करें तो एक तो हम खारे पानी की झील पढ़ेंगे और एक मीठे पानी की। और हम ये भौतिक प्रदेश में स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सारी टेथिस सागर का अवशेष हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जल संरक्षण की विधियों की। अब जल संरक्षण की विधियों को जब हम पढ़ेंगे यहाँ तो हम देखेंगे कि भाई जल संरक्षण की दो विधियाँ हैं। एक तो वो विधि जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के समय से
या जमींदार वर्ग जो था उसके समय से जो चली आ रही है, और कुछ एक विधियां ऐसी हैं जल संरक्षण की जो वर्तमान में चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कई योजनाओं के रूप में। जैसे कि हम एक पढ़ते हैं नर्मदा नहरी नदी परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर चलाई गई है, जो कि ड्रिप पद्धति पर काम करती है, फव्वारा सिंचाई पद्धति पर काम करती है। तो इस तरीके से जल का संरक्षण वर्तमान युग में किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां किस तरीके से इस चीज़ से चिंतित हैं और किस तरीके से इन चीज़ों का सामना करने वाली हैं। और ये पूरे विश्व के लिए, राजस्थान के लिए ही नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक समस्या बनी हुई है कि आने वाली पीढ़ियां इस जल की समस्या से बहुत परेशान होने वाली हैं। और अगर हम इन चीज़ों को अभी से स्टार्टिंग से इन चीज़ों को कवर करके चलेंगे, समझ लेंगे वर्तमान की पीढ़ियां, तो आने वाली पीढ़ियों को उन चीज़ों का सामना शायद कम करना हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर सरकार क्या क्या प्लान कर रही है, क्या क्या तरीके अपना रही है, क्या क्या योजनाएं बना रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे जल संरक्षण की विधियों में। उसके बाद हम बात करें, मृदा वाला टॉपिक आता है आपका। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि भाई मृदा किसे कहते हैं। जब भी मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मृदा किसे कहते हैं, तो वो कहता है कि सर मिट्टी को मृदा कहते हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो कहता है सर मिट्टी को मृदा कहते हैं। तो ये तो वो वाली बात हुई कि हम पर्यायवाची थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई, हम उसकी डेफिनेशन को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मृदा किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है आपको नहीं आती है, आप सभी उस इस पॉइंट को 6 क्लास में शायद पढ़ लिए होंगे, 6 में नहीं तो 8th क्लास में तो कन्फर्म पढ़ लिए होंगे। पर समस्या क्या रहती है हमारे सामने कि हम चीज़ों को कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उस फॉर्मेट में, उस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने पहले चीज़ों को लिख लिख के याद किया था। अभी हमें आदत हो गई है ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने की, और हम सोचते हैं कि हमें केवल वहाँ आंसर को टिक करना है, पर जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि भाई मृदा किसे कहते हैं, तो मृदा का जो फॉर्मेट है उसको हम पहले समझ लेते हैं, बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमारी ऊपरी लेयर जो है इसको कहते हैं सियाल, ये जो है सीमा, इसको कहते हैं नीफे, या इसको मैं कह सकता हूँ ऊपरी लेयर को क्रस्ट। तो ऐसा कहते हैं कि क्रस्ट की ऊपरी सतह पर, यानी कि इस क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की जो इसकी भी 2 लेयर होंगी, ये ऊपरी लेयर होगी और ये नीचे वाली लेयर होगी। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह यानी कि क्रस्ट की भी जो ऊपरी सतह है उस पर जैविक और अजैविक तत्वों की असंगठित परत को मृदा कहते हैं, जो कि उपजाऊ होती है सामान्यतः। ठीक है, मृदा वैसे तो दोनों ही प्रकार की होती है, उपजाऊ मृदा भी होती है और अनउपजाऊ मृदा भी होती है, पर जब भी हम मृदा का अर्थ लेते हैं तो सामान्यतः हम उपजाऊ मृदा के संदर्भ में ही लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जैविक व अजैविक तत्वों की असंगठित परत को हम मृदा कहते हैं। असंगठित परत से मतलब क्या है कि यहाँ जो मृदा के कण होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं, यानी कि संगठित फॉर्मेट में नहीं होते। क्योंकि अगर इसी चीज़ को हम आगे देखें कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो हम ये कहते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडन से, उनके टूटने फूटने से, पदार्थों के सड़ने गलने से किसका निर्माण होता है? मृदा का। तो हम ये जान रहे हैं कि जब चट्टान के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण हुआ है, तो चट्टान तो संगठित थी ना भाई, जुड़े हुए थे सारे कण। तो ये मृदा जो है ये चट्टान के टूटने से बनती है, चट्टान के जुड़ने से नहीं। तो चट्टान जो होगी उसके कण तो संगठित होंगे, पर मृदा के कण बिखरे हुए होते हैं, असंगठित होते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि मृदा सामान्यतः ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपने इसको 1 दिन में बना लिया या 2 दिन में बना लिया। कि आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अगर चट्टान के टूटने से बन रही है तो मैं फिर चट्टान को एक बड़े से ग्राइंडर में लेके और उसको अगर मैं चूर्ण बना लूँ तो क्या मृदा बन जाएगी? नहीं भाई, उसके साथ केमिकल रिएक्शन का होना, फिजिकल रिएक्शन का होना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सब डिपेंड करता है उसके टाइमिंग पर, उसके समय पर। समय के अनुसार जब उसमें वो चीज़ें होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, तब जाके कहीं मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा एक ऐसा संसाधन है, एक ऐसा रिसोर्स है जो हम देख रहे हैं कि वर्तमान युग में बहुत एक अलग तरीके से उसका अपरदन के माध्यम से बात कर लें या चट्टानों के क्षरण के माध्यम से बात कर लें, उसका विनाश हो रहा है। और ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। जिस तरीके से जल एक चिंता का विषय है, जल की समस्या एक चिंता का विषय है, उसी तरीके से मृदा की समस्या भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर मृदा की ऊपरी लेयर अगर नष्ट हो गई, और कई सारे एनजीओज, कई सारे संगठन इस पर काम कर रहे हैं, और जैसे कि भारत में भी कई सारे संगठन हैं इसके लिए, और कई सारे टीम जो हैं वो हमें सुझाती भी हैं, सुझाव भी देती हैं कि अगर इसी तरीके से रहा तो आने वाले वर्षों में विश्व की अधिकांश मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी।
क्योंकि अगर उसकी ऊपरी लेयर हट गई तो नीचे की लेयर जो होगी वो उस तरीके की उपजाऊ मृदा नहीं होगी। तो ये भी एक समस्या है, इसीलिए इसको भी बचाव की ज़रूरत है, मृदा के बचाव के लिए भी हमें ज़रूरत है। तो इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे कि भाई मृदा कैसे बनती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है। हजारों लाखों वर्षों में जाके मृदा का निर्माण होता है, ये 1-2 साल की प्रोसेस नहीं है। फिर हम मृदा की समस्याओं को जानेंगे, मृदा की समस्याओं को जानने के बाद उन समस्याओं को कम करने के उपायों के बारे में जानेंगे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तब हम जाके उसके पॉइंटों को जानते हैं। साथ ही साथ हम मृदा का वर्गीकरण तो पढ़ेंगे ही, दोनों तरीके से ही। एक तो जो भारतीय कृषि बोर्ड ने जो कर रखा है उसको हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो कि एक रंग के आधार पर है, उसके अलावा हम भारतीय मृदा का एक राजस्थान की मृदा का जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे उसको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भी पढ़ेंगे। तो एक तो रंग के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे और एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वन और वनस्पति। तो यहाँ हम बात करेंगे कि भाई वन और वनस्पति में क्या अंतर है, क्योंकि सामान्य से पॉइंट है जो कई बार हमें पता नहीं रहता है। और वनस्पति और वन्य के साथ ही हम चर्चा करेंगे वन्य जीवों की, ठीक है। तो यहाँ हम वनों को समझेंगे, वनों के प्रकार को समझेंगे, वनों से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दरअसल कई बार वनों से ज़्यादातर जो उसकी रिपोर्ट जो होती है, वन रिपोर्ट, उससे लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम वन्य जीवों की चर्चा करेंगे कि भाई राजस्थान में कितनी रामसर साइट है, कौन सी रामसर साइट बड़ी है, राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कौन सा अभ्यारण्य बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सबसे पहले बना, कौन सबसे बाद में बना। इन सारी चीज़ों का विश्लेषण हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इस टॉपिक पर ये बात करेंगे कि भाई वन्य जीवों के लिए समस्याएं क्या हैं, उनके संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है और कौन सी विधि बेहतर है। क्योंकि हम देख रहे हैं वन्य जीवों के संरक्षण की सामान्यतः 2 विधियां बताई जाती हैं, एक तो स्वस्थाने और एक बहिस्थाने। 2 विधियां सामान्यतः बताई जाती हैं, स्वस्थाने और बहिस्थाने। स्वस्थाने से मतलब होता है कि किसी भी वन्य जीव को उसके ही स्थान पर रखा जाए, यानी कि जहाँ कहीं भी वो रह रहा है, चाहे किसी राष्ट्रीय पार्क में रह रहा है या किसी अभ्यारण्य में रह रहा है, तो वन्य जीव को उसके स्थान पर ही रखा जाए और वहीं उसके साथ सुरक्षा के उपबंध किए जाएं, उसके लिए वहीं उसके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। तो वो तो है स्वस्थाने। और एक विधि होती है बहिस्थाने, यानी कि किसी वन्य जीव को आप उसके एरिया से लाके किसी चिड़ियाघर में रख दें और वहाँ उसके सुरक्षा के उपबंध करें, उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करें और खाने पीने की व्यवस्था करें। जैसे कि हम देखते हैं कई बार चिड़ियाघर में हमें कई सारे वन्य जीव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये विधि परफेक्ट रहती है, क्योंकि आप सामान्यतः अपने ऊपर भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने घर रहेंगे, अपने घर चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादा स्वास्थ्य में आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और अगर आपको अपने घर से बाहर जाना है, भाग दौड़ आपकी ज़िंदगी में मची हुई है, आपको रोज़ आना जाना, कोचिंग जाना आना, तो वो चीज़ें अगर रहेंगी तो आपके बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आपका समय भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा। पर अगर मान लीजिए अच्छे कोचिंग्स आपको, अच्छे टीचर्स आपको आपके घर के पास में ही मिल जाएं, तो फिर आप बाहर आपके शहरों तक, दूर बड़े बड़े शहरों तक दौड़ क्यों लगाओगे। तो सिंपल सी बात है कि वन्य जीवों के लिए उनके जो स्थान होते हैं वहीं उनके लिए उपबंध किए जाएं, वही विधि परफेक्ट होती है। और सरकार ज़्यादा इसी पे काम करती है। ये कई बार हमें प्रोजेक्ट चलाने पड़ते हैं मजबूरी बस, पर्यटन को भी ध्यान में रख के कई बार ऐसे प्रोजेक्ट चलाने पड़ते हैं सरकार के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे खनिजों की, जो कि मृदा से ही रिलेटेड है, क्योंकि खनिज जो है मृदा की निचली लेयर में ही पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ मृदा में भी घुलनशील हैं। तो हम देख रहे हैं कि खनिजों की हम यहाँ चर्चा करेंगे और खनिजों को दोनों ही श्रेणी में बांट के हम पढ़ेंगे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और ये टॉपिक वर्तमान युग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है वर्तमान युग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। और यहाँ से प्रश्न जब आते हैं, स्टूडेंट कई बार खूब बार चीज़ों को पढ़ के जाता है पर वो कई बार फिर भी गलत करके आता है, क्योंकि इस टॉपिक में स्टूडेंट हमेशा रटने की कोशिश करता है। पर अगर उन्हीं चीज़ों को अन्य टॉपिक से रिलेटेड करके जोड़ा जाए और तब जाके चीज़ों को समझा जाए, तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि इस टॉपिक में फिर प्रश्न की गलत होने की संभावनाएं कम रहेंगी। तो एक तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम देखेंगे, साथ साथ कौन सी खान लोहे की बड़ी है, किधर है, उसके अलावा सीसा जस्ते की खान देखेंगे। तो महत्वपूर्ण खनिजों को हम पढ़ेंगे यहाँ। उसके अलावा कृषि वाले टॉपिक में हम बात करेंगे। तो कृषि की बात करेंगे हम, देखिए हम सामान्यतः ग्रामीण कल्चर से आता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। और कृषि को अगर बात की जाए तो ये भारत की एक तरीके से रीढ़ है, मेरू है, क्योंकि ये सभी लोगों के एक तरीके से देख रहे हैं हम आजीविका का स्रोत है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की कृषि पर डिपेंड है।
पर अगर फिर भी मैं सामान्यतः किसी बच्चे से जब भी पूछता हूँ कि कृषि किसे कहते हैं, तो वो यही कहता है कि सर खेती को कृषि कहते हैं। तो ये तो फिर वही वाली बात हुई पर्यायवाची वाली। तो हम कृषि को खेती को अगर एक ही चीज़ है वो तो ऐसे तो नहीं बता सकते। तो हम डेफिनेशन जब भी बात करते हैं तो हम देखें सामान्यतः तो कृषि अपने आप में एक प्रोसेस है, पूरा एक तंत्र है। कृषि अपने आप में एक प्रोसेस है, एक पूरा प्रक्रम है, एक तंत्र है जो कि 3 चरणों में कंप्लीट हो रहा है। सामान्यतः कितने चरणों में कंप्लीट हो रहा है? 3 चरणों में। भाई देखिए, सबसे पहले हम कृषि के लिए क्या करेंगे? निवेश करेंगे। भाई कृषि के लिए अगर हमें करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कृषि के लिए हम सबसे पहले निवेश करेंगे। एक बार रुकिए भाई। तो देखिए भाई, कृषि अपने आप में एक प्रक्रम है, एक तंत्र है। क्योंकि कृषि में हम सबसे पहले क्या करते हैं? निवेश करते हैं। किसी भी चीज का निवेश करेंगे हम। निवेश 2 प्रकार का होता है, एक तो भौतिक निवेश और एक आर्थिक निवेश। अब देखिए, भौतिक निवेश से क्या मतलब है कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि तापमान कितना है, वर्षा की मात्रा लगभग कितनी हुई है, और जब तक हम ऐसी चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक हम, यानी कि सिंपल सी बात है, जब तक हम तापमान, वर्षा, आपकी मृदा का ढाल, आपकी मृदा कितनी उपजाऊ है, उसमें कौन से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, किसकी कमी है, तो इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि इस प्रकार की मृदा में किस प्रकार की फसल बोई जाएगी। और इसीलिए सरकार ने कई बार जो आपकी प्रयोगशालाएं खोल रखी हैं, जहां जाके किसान अपनी मृदा का चेक करा सकता है, मृदा को चेक करा सकता है, देख सकता है कि इसमें किस प्रकार की फसल बोई जा सकती है। सरकार हमेशा इन चीज़ों के लिए किसानों को सहयोग करती है, और नो डाउट करना भी चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो हमारे देश की एक तरीके से रीढ़ है। तो पहले, सबसे पहले हम भौतिक निवेश करेंगे, उसके बाद हम करते हैं आर्थिक निवेश। हम बाजार जाएंगे, बाजार जाके हम बीज लेके आएंगे, खाद लेके आएंगे, मशीन लेके आएंगे, तब जाके हम फसल को बोएंगे। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन दोनों कामों में सबसे पहले ज़रूरी है भौतिक निवेश। क्योंकि जब तक फिजिकली कंडीशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, आपका क्लाइमेट आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तब तक आप फसल को नहीं बो सकते। क्या आप अप्रैल के महीने में जो कितना टेम्परेचर होता है, मई के महीने में, क्या आप आपके राजस्थान में बाजरा की फसल बो पा रहे हैं? नहीं बो पा रहे हैं। बारिश के होने के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, तब जाके हम हमारी फसल को बोते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम पहले टेम्परेचर को भी परखेंगे, और उसके साथ साथ हम वर्षा की मात्रा को भी परखेंगे। उसके बाद हम, तब जाके हम आर्थिक निवेश करेंगे। और निवेश करने के बाद जो अगला पॉइंट जो आता है, दूसरा पॉइंट, वो आता है आपका प्रक्रिया का। और प्रक्रिया के रूप में जो हम काम करते हैं, हम अपनी फसल को बोते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, ठीक है, उसके लिए पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो गुड़ाई, निराई, सिंचाई, ये सारे काम हम करते हैं प्रक्रिया के रूप में। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो होता है निर्गत का। ये सारे काम करने के बाद तब जाके कहीं 4-5 महीनों में हमारी फसल तैयार होती है, और फिर हम उसको फसल को काटते हैं, और फिर उससे हम उत्पादन लेते हैं, और उत्पादन को लेने के बाद तब जाके हम उस फसल को मार्केट में बेचते हैं, और आवश्यकता अनुसार उस फसल को अपने पास रख लेते हैं। तो यहाँ हम कृषि की बात करेंगे, कृषि की कौन कौन सी विधियाँ हैं, नवीन विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी बात करेंगे, कृषि की शाखाओं की बात करेंगे। उसके बाद हम कृषि के में कौन सा राज्य इस पहले स्थान पर है, गेहूं में, चावल में कौन पहले स्थान पर है, ऐसे कुछ तथ्य भी हम देखेंगे साथ में। तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। पशुपालन, जो कि कृषि से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखिए, कृषि के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सामान्यतः कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि वो, आप ग्रामीण कल्चर से जुड़े हुए हो कृषि से, तो आप मुझे बताइए कि भाई उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है। तो लगभग 90% स्टूडेंट इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं कि उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है। तो देखिए, उत्पादन का मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्शन, हमारे पास कुल भूमि में कुल पैदावार जो हुई है उसको हम कह रहे हैं उत्पादन। यानी कि हमारे पास मान लीजिए 5 बीघा भूमि है, तो उस 5 बीघा भूमि में जितनी भी पैदावार हमारे पास हुई वो है आपका उत्पादन। अब उस 5 बीघा में से प्रति बीघा में कितना हुआ, प्रति बीघा, प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ जो हमारे पास उत्पादन होता है उसको हम कहते हैं उत्पादकता। तो एक तो होता है हमारे पास टोटल प्रोडक्शन, टोटल अमाउंट, और एक हमारे पास होता है कि प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर में कितना हुआ, तो उसको तो कहते हैं प्रोडक्टिविटी, और एक होता है प्रोडक्शन। तो इन दोनों में अंतर इतना ही है कि ये तो टोटल फसल के लिए निकाला जा रहा है, और ये प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर के लिए निकाला जा रहा है। अब सरकार हमेशा उत्पादकता बढ़ाने पर बल देती है,
क्योंकि अगर हम उत्पादकता बढ़ाएंगे किसी भी फसल की, किसी भी खेत की प्रति बीघा की उत्पादकता बढ़ाएंगे, तो नो डाउट हमारा उत्पादन जो है, टोटल जो उत्पादन है वो तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पशुपालन, जो कि कृषि से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि जब हम कृषि कार्य करेंगे, कृषि कार्य के साथ साथ हम पशुपालन का काम भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सामान्यतः ग्रामीण कल्चर में हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पशुओं की बात करेंगे हम, राजस्थान की पशुगणना को भी देखेंगे और पशुपालन की बात करेंगे, विभिन्न पशुओं की नस्लों के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका उद्योग। यहाँ हम उद्योगों की बात करेंगे। और जब हम यहाँ उद्योगों की बात करेंगे तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उद्योग जो हैं वो किस तरीके से कौन से क्षेत्रों में लगाए जाते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सामान्यतः हम कहें कि भाई उद्योग किसे कहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि किसी भी कच्चे माल को उत्पादन के रूप में बदलना, किसी भी कच्चे माल को प्रोडक्ट के रूप में बदलना और उससे मूल्य अर्जित करना, ये सारी प्रोसेस जो आ रही है ये उद्योग के रूप में आ रही है। और एक बार हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि औद्योगिक इकाइयाँ क्या होती हैं। तो जब कहीं किसी बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ कई सारी कंपनियां काम करती हैं तो उनको हम कहते हैं औद्योगिक इकाइयाँ। यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियों का एक साथ काम करना क्या कहलाता है, औद्योगिक इकाइयाँ। अब हम बात करते हैं कि भाई इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कई हैं, जैसे कि एक कच्चा माल है, क्योंकि जब तक आपके पास कच्चा माल नहीं होगा तब तक आप उद्योग कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कच्चा माल तो आपके लिए ज़रूरी है। कोई भी उद्योग आप लगा रहे हैं तो उसको आपको माल बनाना है, तो कच्चा माल तो आपके लिए, रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास परिवहन का भी होना ज़रूरी है, बाजार का होना भी ज़रूरी है। उसके अलावा राजनीतिक स्थिरता, यानी कि आप जिस इलाके में, जिस जगह पर आप उद्योग खोल रहे हैं वहाँ माहौल ठीक होना चाहिए, वहाँ गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह उद्योग लगाया है और शाम को ही आपके पास आ जाएं कि 20 लाख बंगले पर पहुँचा देना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ प्रोटेक्शन मिले, गवर्नमेंट की तरफ से आपको वहाँ प्रोटेक्शन मिले, आपको उस तरीके की सुविधाएँ मिले। परिवहन आपको चाहिए ही, बाजार भी आपके पास होना चाहिए, और सबसे मस्ट जो है वो है पूंजी, क्योंकि जब तक आपके पास पूंजी नहीं है तब तक आप उद्योग के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे आपके पास कच्चा माल है, पर अगर उस कच्चे माल को आपको कन्वर्ट करना है उत्पादन के रूप में, उत्पाद के रूप में कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए पूंजी का होना जरूरी है, क्योंकि पूंजी के माध्यम से ही आप अन्य सारी चीज़ों को खरीद पाएंगे, मशीनरी को, जमीन को, विद्युत को, परिवहन को, इन सब का खर्चा आप निकाल कहाँ से पाएंगे, पूंजी से। तो ये सबसे मस्ट है। उसके बाद कच्चा माल, कच्चा माल की बात करें तो ये स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है, यानी कि क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता है। जहाँ कहीं भी कच्चा माल मिलता है हर आदमी की कोशिश रहती है कि हम उस इलाके में अपने उद्योग को डेवलप करें। अब सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, मान लीजिए देन सपोज करिए कि अगर हमारे यहाँ गन्ना निकल रहा है बूंदी की तरफ, गंगानगर की तरफ, या कहीं यूपी में गन्ना निकल रहा है, तो क्या यूपी का कोई मिल मालिक वो आपके जैसलमेर में गन्ना चीनी बनाने की फैक्ट्री लगाएगा क्या? भाई नहीं लगाएगा, क्योंकि वो यहाँ तक अगर गन्ना लेके आएगा तो लगभग उसको 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। कम से कम माने तो 1 दिन का समय, 2 दिन का समय तो उसको लग ही जाएगा। और अगर 2 दिन का 3 दिन का समय उसको लग रहा है तो इस काम में जो उसकी जो यात्रा है गन्ने को लाने के लिए जो उसने समय लगाया है, तो फिर गन्ने की जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी, और फिर उससे जो गन्ने से जो चीनी प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, कम। और यहाँ तक लाने का वो परिवहन का खर्चा क्यों बढ़ाएगा भाई, समय को खर्च क्यों करेगा। इसलिए ज़्यादातर उद्योग उन्हीं इलाकों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल होता है, बाजार की निकटता होती है, और साथ ही साथ हमें जल और विद्युत अच्छे रूप में मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे कि भारत में लौह इस्पात उद्योगों की बात करें, वो ज़्यादातर उन इलाकों में स्थापित किए गए जहाँ कच्चा माल था और उनको पर्याप्त मात्रा में नदियों के द्वारा जल मिला। तो इस टॉपिक में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, यानी कि हम इस उद्योग में उद्योगों के प्रकारों की बात करेंगे, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे, राजस्थान में कौन कौन से औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई हैं उन सब की बात हम करेंगे। उसके बाद एक सेवा क्षेत्र आता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये जो टॉपिक है ऊर्जा वाला टॉपिक, इसमें हम ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जिसे हम सभी काम में ले रहे हैं चीज़ों को, जैसे कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सब ऊर्जा के माध्यम से बना रहे हैं। कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी, ये सभी ऊर्जा के माध्यम से चल रहे हैं। ऊर्जा दो फॉर्मेट में है, एक तो जो हम देख रहे हैं
और एक जनसंख्या के फॉर्मेट में, यानी कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो भी एक ऊर्जा का ही रूप है। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। और ये ऊर्जा वाला टॉपिक, यहाँ से सामान्यतः प्रश्न आते हैं और करंट को लेकर प्रश्न आते हैं कि सरकार जब भी कोई योजना ट्रेंड में लाती है, चलाती है, और कई बार अधीनस्थ बोर्ड तो सामान्यतः ऐसे प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर कौन है, पवन ऊर्जा में पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान में पवन ऊर्जा का उत्पादन कितने मेगावाट हो रहा है, राजस्थान में जो भी विद्युत का उत्पादन हो रहा है उसको आरोही अवरोही क्रम में जमा दीजिए कि सौर ऊर्जा का ज़्यादा है या पवन ऊर्जा का ज़्यादा है या परमाणु ऊर्जा का ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को हमसे कई बार क्रम में जमा सकता है। तो इस तरीके से हम ऊर्जा वाले टॉपिक की बात करेंगे। फिर हम परिवहन वाले टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ हम रेल परिवहन, ठीक है, यानी कि तो स्थल परिवहन की बात करेंगे जिसमें हम रेल और सड़क दोनों की बात करेंगे। उसके अलावा एक जल परिवहन की बात करेंगे। अब राजस्थान में जल परिवहन है नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे आपके वायु परिवहन की। तो इस तरीके से हम हमारे टॉपिकों को, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। अगर हम कहें तो ये टॉपिक्स आपको परेशान नहीं करते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स आपको परेशान नहीं करते हैं। ये टॉपिक्स आपको परेशान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप इन टॉपिक्स को हमेशा पढ़ते रहते हैं। ये टॉपिक्स आपको परेशान नहीं करते हैं, जो कि एक सामान्य टॉपिक है। ये टॉपिक्स आपको परेशान नहीं करते हैं क्योंकि हम इन टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं। आपको जो परेशान करता है ये टॉपिक्स भी कम परेशान करते हैं क्योंकि इनको भी हम पढ़ते रहते हैं। अपुवा तंत्र यानी कि जल की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान के जल की बात कर रहे हैं जिसमें हम नदियों को पढ़ेंगे, झील को पढ़ेंगे और जल संरक्षण की विधियों को पढ़ेंगे। ऊपर वाले टॉपिक में बात करें तो राजस्थान की स्थिति में विस्तार, राजस्थान के ओरिजिन को जानेंगे, उसकी उत्पत्ति को जानेंगे, राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को जानेंगे, विभिन्न स्थानों के प्रचलित नाम और उनकी लोकेशन जानेंगे वर्तमान के संदर्भ में। उसके बाद राजस्थान की क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे, फिर ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, रिवर सिस्टम की, झील्स की बात करेंगे, जल संरक्षण की हम विधियों की बात करेंगे जो कि वर्तमान में प्रचलित हैं और जो पहले से चली आ रही है। उसके बाद ये जो टॉपिक है, अगर मैं इन टॉपिक्स को कहूँ तो मैं इन सारे टॉपिक्स को मिला के मैं संसाधन के रूप में कह सकता हूँ, क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो ये तो है तो रिसोर्स ही भाई, है तो संसाधन ही। चाहे मृदा की बात कर लो, चाहे वन या वनस्पति की बात कर लो, चाहे खनिज की बात कर लो। पर हाँ, अगर इसका हमें ध्यान रखना होगा, वन्य जीव ये संसाधन नहीं है वर्तमान में, क्योंकि 1972 के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया, जो कानून जो बनाया गया, उसके तहत वन्य जीवों पर रोक लगा दी गई है। पर वर्तमान में भी मानवीय स्वभाव आप जानते ही हैं, मानव एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा विचित्र प्राणी है जो वर्तमान में भी वन्य जीवों का शिकार कर रहा है। हालांकि सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, तो सरकार का कहने का तात्पर्य ये है कि ये संसाधन नहीं है, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, इस पर सरकार ने रोक लगा रखी है। पर हम इनको पढ़ेंगे इनके साथ ही, क्योंकि इनके घर क्या हैं, इनके घर तो वन में ही होते हैं। और जब हम वनों को नष्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली इनको भी नष्ट कर रहे हैं। कई लोग तो होते हैं जो डायरेक्टली कर रहे हैं, जो कि मांसाहारी प्राणी के रूप में उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य चीज़ों के लिए, जैसे कि हाथी दांत के लिए या किसी जीव की खाल को उसको निकालने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए उन चीज़ों का शिकार कर रहे हैं। और अगर हम वनों को नष्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इनडायरेक्ट फॉर्मेट में वन्य जीवों को क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इन टॉपिक्स को कहूँ तो इन टॉपिक्स को मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें हमें कृषि को पढ़ना होगा, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रामीण लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वो पशुपालन का काम भी कर रहे हैं। और फिर जब वो अगर ये काम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं और शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो शहरों में वो किसी सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, किसी सेक्टर में लगे हुए हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा वो उद्योग लगा रहे हैं, और साथ ही साथ उद्योग को लगाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और एक तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जनसंख्या के रूप में, और एक दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा, या फिर हम कह रहे हैं सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। और ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, परिवहन। अब देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ कि एक तो ये कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसके टॉपिक को, प्रत्येक टॉपिक को बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक के बाद हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, कंसेप्ट के बाद हम उसके तथ्यों की बात करेंगे, और फिर हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो होंगे उसके प्रश्न, कि किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए पढ़ते सारे लोग हैं, पर महत्वपूर्ण विषय क्या होता है कि हमें ये पता रहे कि होगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, तब तक हमारा पढ़ना सार्थक नहीं हो पाता है। तो हम जो महत्वपूर्ण रूप से काम करेंगे आप सबके बीच में, और आप सबको इस चीज़ के लिए हम गाइड भी करेंगे बीच बीच में, और आप सब लोग जब हमारे बीच में बने रहेंगे तो हम देखेंगे कि एक चीज़ को किस तरीके से हम क्लियर कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्नों को जानना, और प्रश्न हम तभी जान पाएंगे जब पूरे टॉपिक को हमने
बेसिक को पढ़ाए, कंसेप्ट को पढ़ाए, तब जाके हम उस जर्नी तक पहुंचते हैं। अगर हम डायरेक्ट जंप करते हैं प्रश्नों पर तो हमें कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो हम सबसे पहले ज्योग्राफी में ये बता दूं कि बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, बहुत ही आनंददायक सब्जेक्ट है। इसको बोझिल नहीं बनाना है, ना ही इसको बोझिल समझना है। ठीक है, अगर हम इसको चीज़ों को समझेंगे धीरे धीरे विस्तार से और इसको आनंद के साथ पढ़ेंगे तो आप देखना इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपका कोई भी प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, इस पूरी यात्रा में हम बने रहेंगे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रहेगी वो रहेगी कि प्रत्येक टॉपिक का डिस्कशन विस्तार से हम करेंगे। बेसिक से लेके हम उसके टॉप तक जाएंगे, उसके जीरो से लेके उसके टॉप तक हम जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये विचार मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिए 2-3 बिंदु कि क्या सर आप रेगुलर क्लासेस लेंगे। पूरी पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपके साथ रेगुलर रूप से जुड़े रहें। ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपका समय खराब हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिले, क्योंकि आने वाले दिनों में 3 से 4 महीने में आपका RAS प्री का एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक है, उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाना है, तो दोनों में राजस्थान ज्योग्राफी आनी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले मैं कम से कम राजस्थान ज्योग्राफी वाला जो पोर्सन है वो स्टूडेंट का कवर करवा दूँ, और साथ ही साथ में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो आपके RAS प्री में आने वाला है। RAS मेंस में भी आता है, RAS प्री में भी आता है। लगभग मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि भाई 20 से 25 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन और अधिकतम 25 क्वेश्चन लगभग आपके RAS प्री में आपको तीनों पोर्शन से देखने को मिल जाते हैं। आपके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, इन तीनों पोर्शन से लगभग आपके 20 से 25 प्रश्न आएंगे RAS प्री में, जिसमें से मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ लगभग 17 प्रश्न, 15 से 17 प्रश्न आपके राजस्थान ज्योग्राफी से होंगे। तो इसको प्रायोरिटी हमने इसीलिए पहले दी है, इसीलिए इसको पहले रखा है हमने कि राजस्थान ज्योग्राफी की। और दरअसल क्या है कि इसको हम जान पहचान वाले हैं, इसको हम जान चुके हैं, चीज़ों को पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको आसान भी लगता है, वरना हमें पढ़ने तो तीनों ही पोर्शन है। तो इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और इसके बाद अब हम राजस्थान ज्योग्राफी का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगली वीडियो लेंगे उसके लिए। और अगली वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी का पहला टॉपिक राजस्थान का स्थिति व विस्तार प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और उसको विस्तार से ही समझेंगे। तो 2-3 चीज़ें जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि ये अपने दिमाग में मत लाना कि सर क्या हम यहाँ यूट्यूब पर उतना बेहतर समझ पाएंगे चीज़ों को, क्या उसी तरीके से आप पढ़ाएंगे जैसे कि ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि वहाँ तो हम फीस देते हैं, या तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो फिर ये चीज़ हमें यहाँ इतना डिटेल में क्यों बताई जाएंगी। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त कर दूँ, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ से बेहतर ही आपको बताया जाएगा, कम नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ कई बार समय की बाध्यता रहती है, या हम पर्सनली आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ समय की बाध्यता नहीं रहेगी। ठीक है, और दूसरा कि आप कहेंगे सर रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर की कोशिश करेंगे। और तीसरा पॉइंट कि आपका सहयोग जो है वो हमें मिलता रहेगा, तो हमें बहुत मोटिवेशनल मिलेगा, हमें मोटिवेट होंगे अंदर से, आपको भी खुशी होगी उस चीज़ को जान के। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं राजस्थान के पहले टॉपिक राजस्थान के स्थिति व विस्तार के साथ। जय हिंद, जय भारत।